बोलो क्या जमीरा आ जाए वो See now ratio analysis. What do you mean by ratios? Understand the concept. आ जाए इधर नहीं है इधर मुझे बताओ. Suppose if I tell you there are two companies. Let's say company A and company B, and I give you some information. Let's say I tell you that the net profit of company A is 1 lakh and the net profit of company B is 2 lakhs. आप क्या बोलोगे मुझे? Which company is better? B. A और B? नहीं वो अभी कितने कैपिटल है वो देखना पड़ेगा. ऐसा देख के on the face of it might look like that B is better than A. बराबर है? On the face of it might look that B is better than A because B का प्रॉफिट 2 लाख और A का 1 लाख है. बट अब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं. टोटल कैपिटल जो पैसा A में लगाया गया है वो 2 लाख रुपए, और जो पैसा B में लगाया गया है वो 10 लाख रुपए. Now which company is better? A obviously. क्यों? क्योंकि ये 2 लाख के कैपिटल पे 1 लाख रुपया कमा रहा है, तो अप्रोक्स 50% कमा रहा है. और ये कितना कमा रहा है? 10 लाख पे 2 लाख कमा रहा है, मतलब 20% कमा रहा है. तो ऑब्वियसली A इज बेटर देन B, क्योंकि A को शायद अगर 10 लाख का कैपिटल सपोज मिल जाए तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 4 से 5 लाख हो जाएगा. 50% है ना. तो विच कंपनी इज बेटर, A और B? So whenever you compare the two businesses, whenever you compare two different businesses, let's say Tata Motors and Mahindra, या फिर Infosys and TCS, या फिर HUL and ITC, when you compare two businesses, you do not consider absolute values. Absolute value से कोई फर्क नहीं पड़ता. टाटा मोटर्स महिंद्रा एक का सेल्स 10,000 करोड़, एक का सेल्स 8,000 करोड़. कैन आई कंपेयर द एब्सोल्यूट वैल्यू? कौन सा अच्छा कौन सा बुरा मेरे को पता नहीं चलेगा. सो वी टेक द रिलेटिव वैल्यू. दोस रिलेटिव वैल्यूज आर कॉल्ड एज रेशियोज. इसको बोलते हैं रेशियो एनालिसिस. तो जो फंडामेंटल एनालिसिस आप करते हो कौन सा बिजनेस अच्छा है या कौन सा बिजनेस बुरा है, तो जब भी आप दो बिजनेस को कंपेयर करते हो तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू कभी कंपेयर, एब्सोल्यूट मतलब 1 लाख 2 लाख 2 लाख 3 लाख, एब्सोल्यूट से कोई फर्क नहीं पड़ता. रेशियो प्रपोर्शंस कंपेयर किए जाते हैं. क्या कंपेयर किए जाते हैं? प्रपोर्शंस. तो रेशियोज आर व्हाट? दे आर द मैथमेटिकल proportion. They are the mathematical number, you can say, with the help of which you can compare either two businesses or you can compare the same business over number of years. तो आप अपने ही बिजनेस का कंपैरिजन ईयर ऑन ईयर कर सकते हो कि लास्ट ईयर आपका प्रॉफिट परसेंटेज 20% था, इस साल 25% हो गया, फिर 30%, फिर 40%. तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो अच्छी बात. तो रेशियो एनालिसिस हेल्प्स यू इन कंपेयरिंग व्हाट? टू businesses or sometimes the same business over a number of years. So ratio is a mathematical figure that helps you to compare two businesses. You never compare two businesses on absolute values. You always compare them on relative values. Which values? Relative values. That is ratio. Got this part? Now fundamental analysis जो होता है कंपनी का, जो fundamental, दो तरह के एनालिसिस होते हैं. फंडामेंटल और टेक्निकल आपने सुना होगा. एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस. टेक्निकल वो चार्ट पैटर्न देख के डिसाइड किया जाता है. टेक्निकल सुना है? चार्ट प्राइस एक्शन बोलते हैं. सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल एंड फिर वेरियस पैरामीटर्स यू पुट एंड यू डिसाइड कि प्राइस एक्शन क्या है. प्राइस एक लेवल को क्रॉस किया, घटा, बढ़ा, उसके ऊपर आप डिसाइड करते हो खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए कंपनी का स्टॉक. फंडामेंटल एनालिसिस में ऐसा नहीं है. फंडामेंटल एनालिसिस में आप उसके बिजनेस में घुस जाते हो. You understand its business completely. You apply all the mathematical ratios possible. There are around 34 to 35 ratios which you use for comparison. And ये सब आता है quantitative analysis में. इसमें आता है क्वांटिटेटिव.
फिगर्स एंड ऑल. उसके बाद होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस. क्या होता है? विच इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटेटिव एनालिसिस. बिजनेस इज नॉट एस्टैब्लिश्ड जस्ट बाय इट्स नंबर्स. खाली नंबर्स के बेसिस पे बिजनेस चलता नहीं. क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एथिकल है कि नहीं, मैनेजमेंट एम्बिशियस है कि नहीं, एम्प्लॉयज कैसा है, गुडविल कैसा है मार्केट में, कस्टमर रिलेशनशिप कैसा है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप कैसा है, वो सब मैटर करता है. कौन से बिजनेस एनवायरमेंट में कंपनी काम कर रही है, ओके, गवर्नमेंट का सिनारियो कैसा है, मास डिमांड कैसा है प्रोडक्ट का, ऑल दिस प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर्स, ये सब क्वालिटेटिव एनालिसिस में. तो बिजनेस को समझने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. रेशियो एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, लेकिन खाली इतना ही नहीं है. इसके बाद क्या होता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस भी किया जाता है. तो रेशियो इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस. किसका पार्ट है ये? क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स, नंबर क्रंच. यहां पे आप देखते हो कि दो बिजनेस में कौन सा बिजनेस अच्छा है, या पूरा बेस्ड ऑन नंबर्स. इज इट क्लियर? रेशियो समझ में आया? यू नेवर कंपेयर द टू बिजनेस विद एब्सोल्यूट फिगर्स, यू ऑलवेज कंपेयर इट विद रिलेटिव फिगर्स. दोस रिलेटिव फिगर्स आर कॉल्ड एज रेशियोस. नाउ देयर आर वैसे तो 34-35 रेशियोस, काफी सारे अलग अलग पैरामीटर्स चेक करते हैं कंपनी के, जिसमें से आपको इस साल 7 से 8 रेशियोस पढ़ना है. तो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट्स कॉल्ड करंट रेशियो. पहला रेशियो है आपका करंट रेशियो. इसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. Now tell me, what are current assets by definition? The assets whose life is 1 year or less than 1. Like stock, debtors, bills receivable. What are current liabilities? Whose life of liabilities is also 1 year or less. So for example, suppose in your business, your current assets are, let's say, 2 lakhs and your current liabilities are, let's say, 1 lakh, then you can say that your current ratio is 2:1. It is said as 2:1. This 2:1 is considered to be ideal current ratio. इसको क्या बोलते हैं? Ideal current ratio. Standard माना जाता है 2:1, बट ये theoretical standard है. मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया कि काफी सारे अच्छे कंपनीज बहुत कम करंट एसेट पे भी अपना बिजनेस चला सकते हैं. इवन नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, मतलब जहां पे आपकी करंट एसेट करंट लायबिलिटी से कम है, वहां पर भी अच्छा बिजनेस चला सकते हैं, प्रोवाइडेड वो मोनोपोलीज होनी चाहिए. सब मर रहे होने चाहिए आपके साथ धंधा करने के लिए. तब ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एवरेज बिजनेस के लिए डिस्कस कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव बिजनेस के लिए, नॉट द सुप्रीम सोनिक सुपर बिजनेस, उसका नहीं बात चल रही. एवरेज बिजनेस में माना जाता है कि स्टैंडर्ड शुड होवर अराउंड 2:1. इसका लॉजिक क्या है? से फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ही करंट एसेट है डेटर्स, जिससे 2 लाख लेना है, और एक ही करंट लायबिलिटी है क्रेडिटर्स, जिसको 2 लाख देना है. तो आपको 2 लाख लेने और 1 लाख रुपए देने हैं क्रेडिटर्स, 1 लाख देने, और सडनली वो क्रेडिटर आ जाए पैसा लेने के लिए, तो आपके पास तो 2 लाख रुपए का बफर. आप क्रेडिटर को फोन लगाओगे, ला पैसे, तो 2 में से चलो फटाफट मंगवाया तो 1 तो आ ही जाएगा. तो इसलिए बफर रखना जरूरी. तो इसीलिए आइडियल माना गया कि ये रेशियो कितना होना चाहिए? 2:1. इट इंडिकेट्स शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी. क्या इंडिकेट करता है ये बिजनेस का? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी. शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर क्या ये बिजनेस, सॉल्वेंसी मतलब पता है ना, एसेट से आप लायबिलिटी चुका सकते, तो ये शॉर्ट पीरियड में सॉल्वेंट रहेगा कि नहीं. अगर आपका ये करंट रेशियो 1:1 है, मतलब आपके पास 1 लाख के एसेट है और 1 लाख के लायबिलिटीज है, तो ये रिस्की है. सारे क्रेडिटर्स अगर एक साथ पैसे मांगने आ गए और सपोज सारे डेटर ने एक साथ पैसे ना दिए, तो नाम खराब हो जाएगा. क्रेडिटर बोलेगा ये उधार चुका नहीं पा रहा. सब आ गया ना करंट एसेट्स, डेटर, बैंक कोडी, करंट लायबिलिटी सब आ गए. ऑल करंट लायबिलिटीज और ऑल करंट एसेट्स, दैट इज व्हाट इज करंट रेशियो. सो इफ यू कीप इट एज 1:1 एंड इफ ऑल योर करंट लायबिलिटीज कम एट द प्लेस, जो आते नहीं है बट आ गए मांगने पैसा, तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बफर नहीं है, तो लफड़ा हो जाएगा, पैसे चुका नहीं पाओगे, नाम खराब हो जाएगा कि ये बिजनेस शॉर्ट रन में पैसे नहीं पे कर पा रहा. इसीलिए एक्स्ट्रा बफर बोला गया कि 2:1 रखना स्टैंडर्ड अच्छी बात
है कि आपके करंट एसेट डबल तो है एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटी। लॉजिक समझे इसका? कोई मांगने आए तो आपके पास पैसे रहेंगे देने के लिए। तो स्टैंडर्ड इज 2:1। 2:1 के नीचे थोड़ा रिस्की गिना जाता है। चलते हैं बिजनेस, उसमें भी काम करते हैं, पर थोड़ा सा रिस्की। वही ये रेशियो 4:1, 5:1, 6:1 भी नहीं होना चाहिए, ये भी खराब है। क्यों? Why this is bad? बहुत ज्यादा पैसा करंट एसेट में ब्लॉक्ड है आपका, और ज्यादा पैसा करंट एसेट में ब्लॉक होना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि करंट एसेट आपको कोई रिटर्न्स, डेटर में आपका जो पैसा फंसा उस पर क्या ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है? नहीं मिलता। स्टॉक में जो फंसा हुआ उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है? नहीं मिलता। इन्वेस्टमेंट में भी फंसा के रखोगे तो रिटर्न्स तो आएंगे आपको। आप फिक्स्ड एसेट में फंसा के रखोगे तो प्रोडक्शन तो कर पाओगे। करंट एसेट में तो ऐसा कोई काम बनता नहीं। तो बहुत ज्यादा हाई करंट रेशियो इज ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल। तो करंट रेशियो का मतलब क्या है कि आपके पास शॉर्ट रन में अगर क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक कोडी वाले मांगने आ गए तो आपके पास करंट एसेट्स में सफिशिएंट पैसा होना चाहिए। बात समझ में आई? बराबर है ना भाई? एक भाई पट्टाड़ा। चलो ना, नेक्स्ट वन, पे अटेंशन। सेकेंड रेशियो, करंट रेशियो लॉजिक समझा? व्हाट इज द फॉर्मूला? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। आइडियली शुड बी 2:1, एकदम ज्यादा भी नहीं, एकदम कम भी नहीं। दूसरा रेशियो है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो भी कहा जाता है, या फिर एसिड टेस्ट रेशियो। इसका तीसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशियो। लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, इसका फॉर्मूला है, ये क्या था? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी था। इसका फॉर्मूला, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी, या क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। Now what are liquid assets? Liquid assets are nothing but current assets minus stock minus prepaid expense. Current assets minus stock minus prepaid expense. You have these formula in your standard textbook. You have standard textbook, open that. Standard textbook लाया तो open करो. Current assets minus stock minus prepaid expense, and liquid liabilities are current liabilities minus bank overdraft minus income received in advance. अब इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक क्या? स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है आपका 370, यहां पर 363, या पेज 362 363 निकालोगे, उस पर सारे फॉर्मूला दिए हुए। इसके लिए मैंने बोला था लाने के लिए, नहीं लाया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बोर्ड पे देखो। जब भी पढ़ना होगा यहां से फॉर्मूला रिवाइज कर लेना। 363। नाउ सी what was current ratio? Current asset upon current liability. What is liquid ratio? Liquid asset upon liquid liability. So what do you mean by liquid asset? मुझे बताओ, what is the definition of current asset? Assets whose life is shorter than 1 year or less. What is current liability? Liability whose life is 1 year or less, मतलब 1 साल के अंदर आने वाले पैसे और 1 साल के अंदर चुकाने वाले। What is liquid asset and what is liquid liability? These are the assets and liabilities whose duration is approx 3 to 4 months. Whose duration is approx 3 to 4 months or lesser. मतलब ये वो एसेट है जिससे आपको 3 से 4 महीने में पैसा आ सकता है, और ये वो लायबिलिटी है जिसको आपको 3 से 4 महीने के अंदर चुकाना पड़ेगा। तो एकदम शॉर्ट टर्म करंट एसेट, करंट लायबिलिटी आर शॉर्ट टर्म, दिस इज वेरी शॉर्ट टर्म। तो लिक्विड का मतलब विच कैन बी कन्वर्टेड टू कैश इजीली। तो ये वो एसेट है जो कैश में फटाफट कन्वर्ट हो सकते हैं, फटाफट पैसे आ सकते हैं, और ये वो लायबिलिटी जिसको फटाफट चुकाना पड़ सकता है। तो हमने क्या किया, नॉन लिक्विड वाले हटा दिए। तो नॉन लिक्विड क्या है? यहाँ पे स्टॉक है और प्रीपेड एक्सपेंस है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक, कोविड आ गया,
और आपको पूरा गोडाउन एक साथ खाली करना है, माल बेचना है, बिकेगा? ऐसा पूरी दुकान खाली कर दोगे तो माल बिकेगा तो सही, लेकिन 50% प्राइस में, 25% या 10% प्राइस डिस्काउंट में बेचना पड़ेगा। ऐसा फटाफट बिकता नहीं। ये सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, अपनी अपनी साइकिल्स होती है, उसके हिसाब से दे बाय दे सेल। सो स्टॉक इज अ नॉन लिक्विड एसेट। स्टॉक इज अ नॉन लिक्विड एसेट। सिमिलरली प्रीपेड एक्सपेंस, आपने 4 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी, क्या आप वर्कर को बोल सकते हो 4 महीने का काम एक महीने में करके दे, देखो वसूल करना है? नॉट पॉसिबल। 4 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, टेलीफोन बिल एडवांस दे दिया, इंटरनेट चार्जेस डिपॉजिट पे कर दिया, क्या आप उसको वसूल कर सकते हो एडवांस? नॉट पॉसिबल। So prepaid expense and stock are considered to be as what? Non-liquid asset. That's why we removed them. Similarly, non-liquid liabilities. Non-liquid liabilities मतलब ये वो liabilities है जिसको चुकाने की घाई नहीं, आप लेट कर सकते हो। जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट 3-4 महीने में चुकाया नहीं तो भी अपना ही बैंक ओडी फैसिलिटी देता है, इंटरेस्ट बढ़ा देगा, चढ़ के नहीं बढ़ेगा, अकाउंट बंद होने वाला नहीं है। 3 महीने 4 महीने लेट भी कर सकते हो। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आप जैसे आपने किसी को प्रीपेड एक्सपेंस पे किया है, आप जल्दी वसूल नहीं कर सकते। आपको किसी ने अगर पैसे दिए तो क्या वो जल्दी वसूल? आपने मेरे को नेक्स्ट ईयर की फीस दे दी, आप बोल सकते हो मेरे को एक दिन में पढ़ा दो सब कुछ? इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल। सो these two assets and these two liabilities are considered as what? नॉन लिक्विड। तो इसको हमने हटा दिया, तो हमें क्या मिल गए? लिक्विड एसेट्स है। तो उसमें क्या आता है? डेटर्स आ गए, बीआर आ गया, 2-3 महीने में पैसा आता है, 2-3 महीने में डेटर्स से आ जाता है। कैश बैंक आ गया, मोस्ट लिक्विड, वो तो रोकड़ा ही है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लिक्विड फंड्स आ गए, एफडीज आ गए छोटे वाले, इनकम रिसीवेबल आ गए जस्ट लाइक डेटर्स, वो सब लिक्विड है, 2-3 महीने में आ जाएगा पैसा। और क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेएबल हो गए, 2-3 महीने में आपको चुकाना पड़ेगा, उसको कहा जाता है लिक्विड रेशियो। लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। नाउ माइंड यू दीज आर थियोरेटिकल टर्म्स, प्रैक्टिकली आपको सोचना है क्या ये एसेट लिक्विड है कि नॉन लिक्विड। अगर ये 2-3 महीने के अंदर रियलाइज हो जाएगा तो लिक्विड, नहीं होएगा तो नॉन लिक्विड, एंड यू डिसाइड योर रेशियो। अभी लिक्विड रेशियो का स्टैंडर्ड क्या है? सपोज आपके पास 1 लाख की लिक्विड एसेट है और 1 लाख की लिक्विड लायबिलिटी, तो आपका लिक्विड रेशियो हुआ 1:1। This is said to be the standard benchmark for liquid ratio, 1:1, क्योंकि इमीडिएट है, एकदम इमीडिएट है। तो एक्स्ट्रा बफर ना भी हुआ तो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका पिक्चर टिकट आपके फ्रेंड ने निकाला है 200 रुपए का, आपको उसको 200 रुपए देना है, 200 रुपए जेब में रखोगे, 1-2 दिन में मिलेगा, दे दो। बट 10 फ्रेंड्स ने आपके टिकट्स निकाल के पूरे साल के ऊपर 200 रुपए के निकाल के रखे थे, आपको 10 फ्रेंड्स को 200 रुपए चुकाने, 2000 रुपीज आपको चुकाने। 10 फ्रेंड्स ने निकाल के अलग अलग पिक्चर टिकट्स आपके लिए रखे हुए ओवर द ईयर, तो आप 2000 से थोड़े ज्यादा रखोगे, क्योंकि कभी कोई एक फ्रेंड आएगा उसको 200 देना है, बीच में दूसरा आएगा उसको 200, बीच में आपके खर्चे चल रहे हैं, कुछ आपको कहीं रेस्टोरेंट में जाना पड़ा, कहीं बाहर जाना पड़ा, खर्चे वर्चे हो गए, तो आप कभी बफर एक्स्ट्रा रखोगे। सेम लॉजिक इज एप्लीकेबल टू द कंपनी। 1 साल का टाइम पीरियड है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का, इसके लिए बफर ज्यादा होना चाहिए। वेरी शॉर्ट टाइम है, 2-3 महीने का, उसमें बफर ना भी हुआ तो भी चले, 1:1 हुआ तो भी चलेगा। तो क्विक रेशियो आइडियली शुड बी 1:1, करंट रेशियो आइडियली शुड बी 2:1। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करंट रेशियो? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्विक रेशियो? क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो, दैट इज क्विक रेशियो। व्हाट आर क्विक एसेट्स? हाउ डू यू फाइंड आउट क्विक एसेट्स? करंट एसेट्स में से 2 आइटम हटा देंगे, स्टॉक एंड प्रीपेड, दैट्स इट। एंड फ्रॉम करंट लायबिलिटीज यू रिमूव व्हाट? बैंक ओडी एंड इनकम रिसीव्ड, यू अराइव एट क्विक लायबिलिटी। ये तो समझ में आया? 2 फिक्स्ड ही है, किसी का कुछ ये 2 फिक्स्ड ही रहेगा, किसी का कुछ नहीं है। नहीं, बैलेंस शीट के ये 2 रेशियोज आएंगे, मतलब हाँ, इसके अलावा और कुछ CA माइनस यही करना है। हाँ, बस ये 2 में दूसरा एक्चुअल में कुछ भी और भी हो सकता है, आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है क्या नॉन लिक्विड क्या लिक्विड। ये तो बैलेंस शीट रेशियो कहा जाता है। अभी कुछ रेशियोज है आपके रेवेन्यू स्टेटमेंट के रेशियो, ये काफी सिंपल है, आपको आते हैं ऑलरेडी। जैसे कि हो गया एक जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट। सपोज मैं आपको बोलूं एक बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट, आपको मैंने बताया था वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफिट इज ग्रॉस प्रॉफिट, इज 50,000 रुपीज। इज इट गुड और बैड?
You can't say anything based on individual absolute figure. But if I tell you that business का net sales are, let's say, 1 lakh rupees, is it good? Decent enough. How did you tell me? आपने सीधा compare किया, हाँ, this is 50%. That's what is GP ratio, gross profit ratio. Gross profit ratio का formula है gross profit upon net sales into 100. Gross profit upon net sales into 100. So in our example, it is 50,000 upon 1 lakh into 100. That is 50%. And standard is what? Obviously, higher the better. 60% तो और भी अच्छा, 70% तो और ज्यादा अच्छा, 80, 90, 95% मैं राजा हूं तो और भी ज्यादा अच्छा. तो हायर द बेटर. जितना प्रॉफिट परसेंटेज हायर हुआ उतना आपके बिजनेस के लिए अच्छा ही है. तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, कोर प्रॉफिट, लॉजिकली हायर द बेटर. फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू. सिंपल, सॉर्टेड. उसके बाद आता है एक और इंपॉर्टेंट प्रॉफिट, जो मैंने बताया था जीपी के साथ एक और इंपॉर्टेंट प्रॉफिट होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट. बहुत बढ़िया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ये रेगुलर, इसमें पीएनएल वाले खर्चे निकाल के जो मिलता है ना आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रेगुलर बिजनेस का प्रॉफिट. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? ऑन द सेम लाइंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. So let's say आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30,000 है, अपॉन नेट सेल्स 1 लाख है, इनटू 100, दैट इज 30%. गुड और बैड? गुड. 30% इज गुड, डिसेंट इनफ. और अच्छा क्या होगा? 40. और अच्छा 60, हायर द. इसका कोई बेंचमार्क नहीं है. इट इज हायर द बेटर, हायर द बेटर. कॉमन सेंस है, समझ में आ रहा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. आपने कॉमन सेंस में भी ढूंढा हुआ है इसको. देन नेट प्रॉफिट रेशियो पूछा जाता है. क्या? उसमें दो होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. अगर क्वेश्चन में टैक्स है, मोटा मोटी देते नहीं है टैक्स, बट अगर टैक्स दिया है और नेट प्रॉफिट रेशियो पूछा है, तो दोनों का क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट. फॉर्मूला वही है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. स्टैंडर्ड इज व्हाट? हायर द बेटर, हायर द. तो ये सारे रेशियो रेवेन्यू स्टेटमेंट के सब प्रॉफिट है. स्टैंडर्ड इज व्हाट? हायर द. फॉर्मूला समझ में आ गया? याद रखना, सब में इंटू 100 करना. ये सब परसेंटेज फॉर्म में है, सब में इंटू 100 है. यहां पे